कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मुझे बड़े में देख रहे हो, बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं आपकी। मैं आपको बड़े में भी दिख रहा हूँ अपना। देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको अभी 5 से 10 मिनट लूंगा। उसके बाद हम सारी चीजें चालू कर देंगे ताकि आप 12th क्लास में जैसे नए नए आए हो और किस तरीके से हम कर सकते हैं चीजों को, उस तरीके से करते हैं। अब मेरी ये बड़ा वाला चेहरा नहीं दिखेगा, हम छोटे पे आ जाते हैं। अब आपको छोटा दिख रहा होगा। तो ये तीन चीजें खुली हुई हैं। पहली बात तो ये आपकी बुक है। देखो दोस्तों, मैं 2024 के एडिशन से करा रहा हूँ और ये क्लासेस में 25 के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 26 के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 27 के लिए। सिलेबस में चेंजेस आएगा तो फिर क्लासेस में भी चेंजेस आएगा पर्टिकुलरली, ठीक है। वॉल्यूम 1 है हमारी। पहली बात तो मतलब बुक कितनी है भैया? बुक है 3, आपकी 3 बुक हैं। ये अभी बुक है वॉल्यूम नंबर 1 जो आप पढ़ोगे, ठीक है। दूसरी बुक के अलग नोट्स चलेंगे, रिवीजन चलेगा, बहुत ही तरीके से करेंगे। 3 बुक हैं आपकी टोटल, ठीक है। इसमें सारा कुछ, ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर भैया इतने पेज का है। यस ऑफकोर्स, इतने पेज का है आपका पहला चैप्टर, ठीक है। ये आपके क्या मिलेंगे, ये रिवीजन नोट्स हैं। जब नोट्स पढ़ते हैं, जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे, जब नोट्स पढ़ोगे, तो आपको सिर्फ मात्र ये पढ़ के जाना है। और यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स में सारी चीजें डाल रखी हैं कि राइट्स क्या है, पार्टनर की ड्यूटीज क्या हैं। ये एग्जाम में आता है और ये एंट्रियां हैं और ये फॉर्मेट है, ठीक है जी। जो हम इसको पढ़ेंगे भी, डिटेल में जानेंगे होता क्या है, फिर इसके बारे में भी जानेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, क्या नहीं है, कैसे होगा ये। यहाँ पूरी डिटेल वीडियो है, इस तरीके से करते हैं और कैसे कैसे इसको करेंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर्स के ऊपर। अब आ जाते हैं हमारे, जो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं अपनी तरीके से, और आपके हर क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है। विद सॉल्यूशन डाल रखा है, 60 पेज में है सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का है, ठीक है। तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी इधर उधर करना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते हैं पहले अपनी बुक से। बुक मेन है, अगर बुक नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। पहले वॉल्यूम की तरफ बढ़ते हुए, अब मैं आपकी इस वॉल्यूम के अंदर बता देता हूँ कितने चैप्टर्स हैं और कहाँ से एग्जाम में आता है, क्या आता है। देखो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं समझा तरीके से, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, तो ये चैप्टर फिर यहाँ पे भी काम आएगा, एडमिशन में फॉर्म में आएगा, ये रिटायरमेंट में भी काम आएगा, ये डेथ में भी काम आएगा, ये डिसोल्यूशन में भी काम आएगा, ये गुडविल में भी काम आएगा। ये सब एक दूसरे से लिंक है। ये 7 चैप्टर है इस बुक के अंदर। अगली जो बुक है उसमें 2 चैप्टर हैं, और अगली जो बुक है उसमें भी प्रैक्टिकल के दो दो चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर, 4 चैप्टर और हैं, 7 और 4 11, 11 चैप्टर हैं। पर 11 चैप्टर हालत खराब कर देते हैं। और तो देख रहे हो पहली बुक में ही 114 पेज हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो कुछ ना कुछ लेवल होगा, कुछ ना कुछ चीजें होंगी। अब ये सब जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, थोड़ी सी चीजें जानेंगे हम, ताकि इन सब चीजों को कर पाए और चीजों को समझ पाए। आया क्यों ये अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आया क्यों? पार्टनरशिप फर्म का जन्म कैसे हुआ? अब तक जो 11th क्लास में पढ़ा था, मैं 5 से 10 मिनट लूंगा, उसके बाद ही क्लास आगे बढ़ेगी और आपको मजा भी आएगा लॉजिक के साथ, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल टीचर से पढ़ रहे हो दोस्तों। तो मैं तो भाई पूरा डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। अगर किसी को शॉर्ट पढ़ना है, किसी को तरीके से पढ़ा, अलग तरीके से पढ़ना है, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। वो फिर आप रिवीजन क्लासेस ले सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये डिटेल वीडियो है तो यहाँ डिटेल में टाइम भी लगेगा। अब 11th क्लास में मैं बताऊं दोस्तों, आपने क्या क्या पढ़ा। 11th क्लास में आपने सीखा क्या? आपने सीखा एंट्री कैसे करते हैं। मतलब जैसे हम अपनी नॉलेज की बात करें, अपनी समझ की बात करें, तो हम क्या सीखते हैं, A B C D, जब भी तो आप इन वर्ड्स को मिलाकर कुछ पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे ही अकाउंट में जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो पहले अपने बेसिक जाने उसके, ठीक है, बेसिक जाने। फिर आप इसमें एंट्री पढ़ते हो, एंट्री पढ़ रहे हो, एंट्री बना रहे हो, क्यों बनाई एंट्रियां आपने, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा। अब एंट्रियों से बनेगा क्या, क्या चीजें होंगी। तो आपने 11th क्लास में खाली क्या सीखा, बेस सीख लिया कि कैसे कैसे हम चीजों को करते हैं।
अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, इसकी जरूरत क्या पड़ी। अब आ जाते हैं हम अपने 12th के ऊपर वापस। आप देखते हो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हर चीज में हिसाब किताब रखना जरूरी होता है। जैसे हम पढ़ेंगे 12th के अंदर अकाउंटिंग पढ़ेंगे, किस किस की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फर्म की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अच्छा ये फर्म है भाई, फर्म की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। फिर हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे कंपनी की, जो आपकी सेकंड बुक है इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, उसमें चैप्टर एक है इशू ऑफ डिवेंचर, दैट इज कॉल्ड कंपनी। अच्छा फर्म और कंपनी अलग अलग होता है, यस, कंपनी अलग होता है, फर्म अलग होता है। अब ये दोनों चीज पढ़ ली। कंपनी के जो प्रॉफिट लॉस होते हैं और इसके प्रॉफिट लॉस होते हैं, दोनों को पढ़ने का तरीका और अलग है। इसके प्रॉफिट लॉस का तरीका अलग होगा और इसके प्रॉफिट लॉस का, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो 10 से 15 मिनट आराम से सुनो, इस चीज को आराम से क्लियर हो जाएगा। फर्म की अकाउंटिंग अलग होगी, कंपनी की अकाउंटिंग अलग होगी। ये तो हम पहली बुक पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, फर्म की अकाउंटिंग। फर्म क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, और भी चीजें होती हैं। अब इसके बाद आगे कंपनी की अकाउंटिंग, कंपनी की अकाउंटिंग होगी तो कंपनी के हिसाब से होगा, उसके कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। अब कंपनीज के अंदर जो प्रॉफिट लॉस होता है, कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर जो प्रॉफिट लॉस होता है, उसको पढ़ते कैसे हैं। हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जानते हो, आप उसके यहाँ पे पढ़ते हो रेशियो, इसकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो। इसको क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना। आप क्या जानते हो, किसी की डिटेल जाननी हो कंपनी की तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका, उसमें कौन हेल्प करेगा, तो आपकी थर्ड बुक है। थर्ड बुक इसी के ऊपर बनाई गई है कि आप कंपनी के, मेनली कंपनी की, इसके ऊपर है। कंपनी की डिटेल जानकारी को पढ़ते कैसे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे समझते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 2013 के अकॉर्डिंग कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर होता है, उसको समझने के लिए उसने एक बुक बना रखी है, थर्ड बुक। इट कॉल थर्ड बुक आपकी, ठीक है, जिसके अंदर चैप्टर है रेशियो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। उनको कैसे पढ़ते हैं, उनको कैसे समझते हैं। अच्छा भैया जो पहली बुक बनाई, अब तो मेरी मेन पहली बुक से रिलेटेड है ना, हम पहली बुक पढ़ रहे हैं। अब आपने जाना ओवरऑल सिलेबस। अब आ जाते हैं हम पहली बुक के अंदर। ठीक है भैया, पहली बुक के अंदर क्या बताओगे आप। पहली बुक के अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो चैप्टर्स के नाम देखोगे ना, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हैं। कैसे, तो पहला चैप्टर तो जिसने दिया, अभी मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा। जो आपका पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फॉर्म, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ठीक है जी। अब अकाउंटिंग फॉर्म खोलिए आपने तो सोचना, एक आप फॉर्म है, इसकी जरूरत क्या पड़ी अकाउंटिंग की, क्यों आई रिक्वायरमेंट। अब फर्म खोली, मान लो चार लोगों ने या तीन लोगों ने मिलके खोली। जो तीन लोग मिले हैं इसमें, थ्री पर्सन जो मिले हैं, इस पर्सन को आप कह सकते हो पार्टनर। क्या कह सकते हो, पार्टनर। ये तीन लोग ने कोई मिलकर एक कंपनी, कंपनी खोलने का मतलब यहाँ पे फर्म है, क्योंकि यहाँ एक्ट है, कंपनी खुलती है अलग तरीके से और पार्टनरशिप खुलती है अलग तरीके से। मतलब कंपनी और पार्टनरशिप एक है क्या, आप लेमन लैंग्वेज में समझो एक है, बट अगर आप कंपनी खोल लो तो कंपनी को खोलने का तरीका अलग होता है। पार्टनरशिप फर्म मतलब चल जाएगी, पार्टनरशिप में छोटा मोटा जो लोग खोलते हैं, खोल खोल के बिजनेस बैठे हैं, वो कंपनी नहीं खोल के बैठे, वो अपनी पार्टनरशिप खोल के बैठे हैं, पार्टनरशिप फर्म खोल के बैठे हैं, वो फर्म है ना कि कंपनी। कंपनी अलग है, जब कंपनी पढ़ाऊंगा तो कंपनी में सीखेंगे। तो आपने जो फर्म खोली, मान लो तीन लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है, तो डेट इज कॉल्ड पार्टनर। पार्टनर क्या हो गया, एक दूसरे जिन्होंने जितना जितना हिस्सा लेके आए हैं, इसी को क्या कहते हैं, शेयर, हिस्सा कहते हैं इसे, शेयर कहते हैं। पार्टनरशिप कैपिटल, इसको आप कहते हो कि कैपिटल कौन कितनी लेके आ रहा है, तो वो हिस्सा कौन कितना लेके आ रहा है। तीन पार्टनर हो गए। अच्छा इनकी अकाउंटिंग की जरूरत क्या पड़ी भैया, इसके हिसाब किताब की जरूरत क्या पड़ी। अब जरूरत पे मैं बात करूं, क्या हुआ, अब ये तीन पार्टनर हैं, इसमें तीन पार्टनर के अंदर हो क्या कह सकता है, समझना।
ये कह रहा है यार मेरा मन नहीं है काम करने का, ठीक है, ये कह रहा मेरा मन नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दो कह रहे हैं करेंगे, एक कह रहा है मैं नहीं करना चाहता, क्या करें, कैसे होगी उसकी अकाउंटिंग। अब ये तीन पार्टनर है, ये कह रहे हैं कि यार एक पार्टनर को और ले आते, एक बंदा और आगे कह रहा है मैं करना चाहता हूँ काम, तो ये चार पार्टनर होना चाहते हैं। तो अब एक पार्टनर अगर बढ़ गया तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अगर मान लो खुदा ना खास्ता ये तीन पार्टनर थे, इसमें से एक टपक गया, टपकने का मतलब तो समझ ही गए, मर गया, तो उस केस में क्या करेंगे। या तीनों ने मिलकर ये सोचा कि मैं काम, हम ये बिजनेस बंद कर देते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो हर चीज के लिए उन्होंने एक एक चैप्टर क्रिएट किया, उसकी एक एक अकाउंटिंग बनी। आप तीन शुरू के चैप्टर छोड़ दीजिए, आप उसके बाद समझने की कोशिश करना। शुरू के तीन में छुड़वा रहा हूं, बाद में बताऊंगा क्यों। रीजन, अगर कोई पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंक्लूड हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो चैप्टर बना दिया गया एडमिशन। जब आप कहीं जाते हो, है ना, कोई आपकी पार्टनरशिप में फर्म में आता है, तो वो क्या कर रहा है, एडमिशन ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग अलग करेंगे। अच्छा मान लो कोई 60 साल का हो गया, या वो काम करना नहीं चाह रहा, अपनी मर्जी है उसकी, मैं अब इसमें मैं करना नहीं चाहता काम, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसका भी एक चैप्टर बना दिया कि भाई अगर ऐसा केस होगा तो फिर हम अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। अच्छा, खुदा ना खास्ता कोई पार्टनर टपक गया, टपक इन से डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में अकाउंटिंग हिसाब किताब कैसे रखेंगे। तो उस केस में एक चैप्टर बना दिया गया, डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया सिनेरियो। अब मान लो चारों ने या तीनों पार्टनर ने एग्री किया और बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और वो बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो उन्होंने अब बंद करना चाहते हैं तो क्या करें, कैसे बंद होगा, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। जब बंद होने की भी कुछ ना कुछ तो एंट्रियां होती होंगी, हम बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, आज से हम नहीं करना चाहते, तो हिसाब किताब तो आपको देना पड़ेगा ना, किसी का किससे लेना है, किसको किसी से देना है, क्या करना है। तो ये तो एक तरीके से कानून की नजरों में चलता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, मैंने एक चैप्टर बना रखा है, दैट इज कॉल्ड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिजोल्यूशन मतलब होता है खत्म हो जाना, बंद हो जाना। तो कैसे बंद हो सकती है, अगर तीनों पार्टनर चाहे या फिर इन्होंने कोई गलत काम कर दिया, इनके ऊपर केस लग गया, सारी डिजोल्यूशन ऑफ फर्म या नुकसान में चले जा रहे हैं बार बार, तो इन्होंने बंद कर दी, बंद करने की अकाउंटिंग डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो भैया एक चीज समझ में आई, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि अकाउंटिंग करनी कैसे है, तो हम हर सिचुएशन बेस पे पूरी पहली जो बुक है एक ही चैप्टर से लिंक होती चली जा रही है और उसके ऊपर 1 बाय 1 चैप्टर बने हुए हैं। आप नोटिस करके देखो, पहले कोई आया तो डेट इज कॉल्ड एडमिशन सिस्टम, देखना, कोई आया एडमिशन, कोई पार्टनर जा रहा है रिटायर, अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ ऑफ पार्टनर। अगर इन तीनों ने मिलकर सोचा यार मजा नहीं आ रहा है इस बिजनेस में, इस बिजनेस को बंद करो दूसरा खोलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिजोल्यूशन मीन्स खत्म करना, बंद करना। तो चैप्टर का सीक्वेंस समझ में आया, मजा आया सुनने में। मैंने बोला था बस 10 से 12 मिनट लूंगा, अभी 14 मिनट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, बट ये चीज बेसिक समझ में आ गया क्यों करते हैं हम, ऐसा क्या तरीका है, क्यों कर रहे हैं इसकी अकाउंटिंग। तो ये एक अच्छा वे है समझने के लिए। आप पहली बुक पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी था। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कानून क्या बना हुआ है। हर चीज का एक लॉजिक है, कानून है, नजर है। इस तरीके से अगर करोगे तो इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए ना भाई, तभी तो आप अकाउंटिंग करोगे। किसके लिए करोगे अकाउंटिंग, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कहीं पे जाते हो, लाइसेंस कौन देगा आपको। तो लाइसेंस देने के लिए यहाँ बनाया गया है एक्ट। एक्ट क्या होते हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे फर्म्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर नहीं भाई दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फर्म। तो जो फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे रूल्स और रेगुलेशन, वो एक्ट आया हुआ है। एक्ट में लिखा हुआ है 1932 एक्ट। 1932 एक एक्ट है जिसके अंदर ये सारी चीजें बताई गई हैं कि इन इन केस में ऐसा ऐसा करेंगे। एक कानून है, जैसे मान के चलो
किसी ने मर्डर कर दिया तो उसकी सजा अलग मिलेगी, किसी ने कुछ और कर दिया, किसी ने चोरी करी या किसी ने रेप कर दिया, तो हर चीज का एक अलग अलग तरीका है। कहाँ लिखा रहता है ये? संविधान के अंदर है। तो संविधान क्या है? कानून है, कॉन्स्टिट्यूशंस है। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये सारी चीजें मेंशन है। ऐसे ही हम फर्म की अगर अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ेगा। एक्ट 1932 जो कहेगा उस तरीके से आपको काम करने होंगे। अच्छा, ये 1932 एक्ट है क्या? पार्टनरशिप एक्ट है क्या? अब चलते हैं अपने कंसेप्ट और बुक्स की तरफ। ठीक है जी। बुक्स में पहला ही है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में। अब मैं पहले चैप्टर को टच करने जा रहा हूं। अब आ जाओ यहाँ पे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है ना? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें आपके एमसीक्यू भी आएंगे, तो आपको एमसीक्यू की तैयारी भी यहीं से होती रहेगी, कहीं किधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो मैं चीज बता रहा हूं वो आपको सुनते रहना है। पार्टनरशिप एक्ट इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलोज। Partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। इसका मीनिंग है, जो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है किस किस के बीच में? बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। हम हमेशा प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। ऑफ बिजनेस कैरिड, जो बिजनेस वो कर रहे हैं उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है। आप पार्टनर कितने भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, ये भी बताएगा। अगर मैक्सिमम पार्टनर ज्यादा होने लगे तो फिर क्या करेंगे? फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनीज के अंदर। तो ये चीजें आपके एक्ट में लिखी हुई हैं। ठीक है? ये छोटे मोटे व्यापारियों के लिए लाया गया, क्योंकि क्या होता है कि अगर 50 से ज्यादा पार्टनर आपके हो गए तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आगे चल के आप सीखोगे इसी के अंदर। ठीक है? तो यहाँ पढ़ के देखो, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते रहो। थ्योरी नहीं आती भाई दोस्तों ज्यादा, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको एमसीक्यू करने के लिए थ्योरी आना भी जरूरी है। पार्टनरशिप thus is the business relationship between among the two or more persons who have share the profit and losses of business that may be carried on by all or any of them acting all। Partnership firm and firm name the person who have entered into the partnership with another individual called partner and collectively firm। देखो, अलग अलग बंदों को कहेंगे पार्टनर, और जो इन्होंने मिलके खोली होगी उसको कहेंगे फर्म। ये फर्म किसी भी नाम से खोल सकते हैं, इनका जो नाम होगा लीगली, जिनको लाइसेंस मिलेगा वो पार्टनरशिप फर्म का नाम मिल जाएगा। जो भी ये लेना चाहेंगे एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, उसकी वजह से ये पहचाने जाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है जी। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट कैसा होता है मैं बता देता हूँ। पार्टनरशिप फर्म लीगल व्यू पॉइंट ऑफ इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पर कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। बता देंगे इसका रीजन भी। पार्टनरशिप फॉर्म फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, सिंस फर्म्स, जो फर्म्स होगी डेब्ट आर पेबल फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर। अब अगर कोई नुकसान घाटा होता है तो पार्टनर्स को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। पार्टनरशिप में यही नुकसान है। जब पढ़ते नहीं है हम कंपनी और पार्टनरशिप का डिफरेंस पढ़ते हैं तो तब पता चलता है यार, पार्टनरशिप हमने जो खोली है, पार्टनरशिप में नुकसान है खोलने में, और कंपनी खोलने में फायदा है। बट अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है और नॉर्मल है तो पार्टनरशिप फर्म खोलनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो कानून है, जो 1932 एक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ती है। आपको चार्टेड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, मेरे जैसे को भी रखना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट को। ठीक है? तो ये एक बर्डन आ जाता है कंपनीज के ऊपर। ठीक है? तो ये बता रहा है यहाँ पे, यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जानो। पार्टनरशिप में भी गवर्न बाई ओरल एग्रीमेंट। ओरल मतलब होता है लिखित में नहीं है। मे बी गवर्न बाई ओरल एग्रीमेंट, टर्म्स पार्टनरशिप आर एग्रीड अपॉन ओरली, और इट मे बी गवर्न बाई रिटर्न एग्रीमेंट। तो ये दोनों हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अब रिटर्न करना, ये बना के रखते हैं एक पार्टनरशिप डीड। पार्टनर क्या करते हैं, मान लो अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकती है,
आप क्या बना के रखते हो, जो घर की वसीयत होती है तो आप बांट के रखते हो ना सारी को, इसके नाम पे, कैसे पता चलता है? ऐसे ही जब आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हो तो उसमें लिखते हो मेंशन, कैपिटल, मान लो पैसा कौन कौन लेके आया, ए लेके आया, बी लेके आया, सी ले, कितना लेके आया, ये लिखा रहेगा आपका हर चीज रिटर्न में। जब आप रिटर्न में कोई चीज लिखते हो और सारे लोग साइन करते हो तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? पढ़ते रहो। क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न में रखते हो, राइटिंग में रखते हो, साइन वाइन करा लेते हो, स्टैंप वगैरह लगा लेते हो, इस पर चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी कोई भी साइन कर सकता है, स्टैंप लगवा लेते हो, तो ये बन जाता है रिटर्न में। और रिटर्न में होना कोई भी चीज आज की डेट में आपके पास रिटर्न में होना जरूरी है। विदाउट रिटर्न में अगर आप काम कर रहे हो तो फिर तो आप, क्योंकि लड़ाई झगड़े परेशानियां ये हमेशा बिजनेस के अंदर आती रहती हैं। प्रॉब्लम्स जब जब जो आने लगी तो सॉल्यूशंस फिर अकाउंटेंटों ने ढूंढे, चीजों को पता लगाया, तो ये प्रॉब्लम्स आई और ये जानकारियां हुई। पार्टनरशिप आर रिटर्न डाउन इन एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ ले पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन रिटर्न। ठीक है जी। इसेंशियल फीचर्स, अगर कोई फीचर्स की बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनर कितने होते हैं भाई? पार्टनर एक तो हो नहीं सकता। पार्टनर बोलने तो एक या एक से ज्यादा, टू और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू होने चाहिए फॉर पार्टनरशिप, एंड ऑल सच पार्टनर मस्ट बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। ये आप जब लॉ पढ़ोगे, अगर आप सीए करो, सीएमए करो, सीएस करो, तब एक एक्ट पढ़ने को मिलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस ये कहता है कि भाई जब हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, पर्सन अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। मान लो पागल के साथ थोड़ी आप पार्टनरशिप कर लोगे। पर्सन ऑफ अनसाउंड, अनसाउंड माइंड मतलब पागल, या पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाई एनी लॉ। मान लो कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल को अपने पार्टनर बना लिया, आप नहीं बना सकते। अगर फिर आप कोई भी बना लिया आपने और आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरी पार्टी के साथ काम कर रहे हो, उसको पता चल गया कि ये तो पर्सन ऐसा है, तो फिर वो आपके साथ काम नहीं करेगा और कंपनी को भी नुकसान होगा और आपको भी दिक्कत होगी। कोर्ट आपको परमिशन नहीं देता, फिर आप ऐसी चीजें ना करें। ठीक है, तो ये पर्सन अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाई एनी लॉ, मतलब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा पार्टनरशिप का, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा माइनर, माइनर को क्या बना सकते हैं, ये बड़ा, यहाँ एमसीक्यू बड़ा पूछता है वो, कि माइनर को पार्टनर बना सकते हैं या नहीं। अब माइनर थ्रू नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर को हम मानते हैं कि छोटा होता है भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कैन बी अ पार्टनर इन फर्म बट ओनली ऑन प्रॉफिट्स। बड़ा काम की बात बोली है उसने, हाईलाइट करना है, नोट करना है, कुछ भी नोट कर लो। माइनर पार्टनर हो सकता है, यस, बट इन ओनली प्रॉफिट। माइनर लॉस वियर नहीं करेगा भाई, माइनर के लिए बड़ा अच्छी बात। नोट डाल के यहाँ, जब आप नोट्स बना रहे होगे अपने, नोट्स तो वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही करना, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, अगर आप बना रहे हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्या करना है, आपको डालना है माइनर, एमसीयू के लिए, कैन बी पार्टनर बट इन ओनली प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को आप हाईलाइट या कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, माइनर आपका लॉस में काम नहीं करेगा भाई।
देखो भाई, ये पढ़ लिया। अब यहाँ पढ़ लो, माइनर पार्टनर शुड एक्सेप्ट ऑफ रिफ्यूज ऑफ पार्टनरशिप इन फर्म विद इन 6 मंथ ऑन बिकमिंग अ मेजर। जब वो मेजर बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 18 साल की एज कंप्लीट कर लेगा, अटेनिंग ऑफ 18 years ऑफ एज, ही और सी डज नॉट डिसाइड ही और बिकम्स लायबल फॉर ऑल एक्शंस। उसे लायबल, फिर वो सारी चीजों के लिए लायबल हो जाएगा, वो लॉस में भी फिर पार्टिसिपेट करेगा जैसे वो मेजर हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मैं आपसे बता रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन फर्म, बट यहाँ एंट्री होगी कंपनीज एक्ट की। हाउ, इसके बावजूद, हाउ का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद द कंपनीज एक्ट 2013 section 464 empower the central government to prescribe the number of partnership firms subject maximum 100 partner। कितने पार्टनर हो सकते हैं भाई? 100। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन फॉर्म 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल ये। अच्छा, एज अ रिजल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का बोला, पहले भी वो कह रहा है कि भाई 100। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ पार्टनर फॉर्म सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 100 पार्टनर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन फॉर्म टू बी 50। अच्छा, एज रिजल्ट पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट हैव मोर देन। तो सारी कहानी कहाँ घूम फिर के आ गई, मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं। आपको मात्र एक लाइन याद रखनी है, ऊपर वाली लाइन में क्या कह गया, क्यों कह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये लाइन मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। मैक्सिमम पार्टनर अगर पूछ ले तो उसको कहते हैं कि 50 से ज्यादा नहीं है सकते। अच्छा, 50 से ज्यादा हो गए तो क्या होगा, फिर पेनल्टी लगेंगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पार्टनरशिप को कंपनीज में। ठीक है दोस्तों, अब इतना टाइम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, अब बेसिक हो चुका है। अब एग्रीमेंट क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट में जो एग्रीमेंट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, बस खत्म। बिजनेस क्या है, बिजनेस जैसे 11th क्लास में पढ़ा था, अगर आप काम कर रहे हो कोई भी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये भी एक बिजनेस है। कोई भी पर्सन, पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, अगर हम 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बराबर कैपिटल लेके आए हैं तो बराबर पैसा बांट लेंगे, तो प्रॉफिट है। या लॉस होगा तो नुकसान बांटेंगे, ये है भाई। Business can be carried all by all or any of the partner acting for all. Yes, business of the partner may be carried all by all partner or acting them all partners. In other words, the partners are agent of the other partners as well as the principals. An agent is represent other partner is their way। मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे पैसा किसी और ने लगा दिया और काम तुम उसके बदले कर रहे हो, तो ये पॉसिबल है, ये सारी चीजें भी होती हैं इसके अंदर। अच्छा, राइट ऑफ पार्टनर्स, इसके लिए जरा नोट्स फॉलो करते हैं, है ना। थोड़ा छोटे में जब चलते हैं चीजें तो थोड़ा छोटे में ही करते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजों को पढ़ेंगे तो फिर तो पागल हो जाएंगे, है ना। मैंने यहाँ पे भी दे रखा था नोट्स में भी, ये पेपर के लिए बनाए हैं आपके नोट्स, ठीक है। आप क्या पेपर पे अच्छा कर पाओ। बेनिफिट क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें हैं, फीचर्स हैं, इसमें डाल दिया। फीचर्स के बाद आपका ये डाल दिया। अच्छा, हम आ गए थे राइट्स पे। राइट्स ऑफ पार्टनर, क्या पार्टनर के राइट हैं। देखो, आप थोड़ा सा सोच के भी देखो, पार्टनर है, मैं और तुम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो मेरे क्या राइट होंगे, तुम्हारे क्या राइट होंगे। राइट देखते हैं, राइट टू टेक अ पार्ट इट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पार्ट है। राइट इन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, आप बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हो, एक दूसरे की बुक्स आप चेक कर सकते हो ना भाई, हम साथ में काम कर रहे हैं तो बुक्स चेक कर सकते हो। राइट टू शेयर प्रॉफिट,
प्रॉफिट शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि भाई आपको मान लो 50,000 का प्रॉफिट हुआ दोनों को, और दोनों को मैं लिखा हुआ आपने एग्रीमेंट में कि इक्वली करेंगे, तो 25 मेरा 25 उसका, है ना भाई। पढ़ के देखो पार्टनर का, और पढ़ के देखो राइट ऑफ पार्टनर का। राइट टू रिटायर, रिटायर भी होना पड़ेगा भाई। राइट टू बी कंसल्ट अबाउट द मैटर ऑफ अफेक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस, अगर कोई अफेक्ट कर रहा है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसका भी राइट है। राइट टू रिटायर है। अब यही चीज आपको यहाँ दे रखा है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, एवरी पार्टनर। ठीक है जी, यही चीजें आपको यहाँ मिलेगी। और यही चीज जो मैंने यहाँ डाली है, अगर आप देखोगे भैया कहाँ कहाँ पढ़ना पड़ेगा, हर जगह पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेटिंग टू, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, तब जब हम डिस्कस करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करें, क्या होगा। अगर मान लो ओरली हमने ऐसे डिसाइड कर लिया यार ऐसे ऐसे करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो क्या माने। अच्छा, इसमें भैया क्या इंपॉर्टेंट है, यस ऑफ कोर्स एक पॉइंट तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हर बार आपको परेशान करेगा दोस्तों, तो प्लीज केयरफुल, इंपॉर्टेंट, आप अपनी बुक को हाईलाइट करके रखें। इफ अ पार्टनर हैव एडवांस लोन, he has right to receive interest thereon and at agreed rate of interest in case, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं, इन केस ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, इंटरेस्ट इज पेड टू द रेट ऑफ प्रोवाइडेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज 6% पर एनम। कहानी क्या है भैया, कहानी बता देता हूँ क्या है इसकी, यहाँ हर लो कहानी क्या है। अगर मान लो ये पार्टनर है भाई, ए बी और सी, इन्होंने एक फर्म खोली, तीनों ने मिलकर, इनको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तीनों पहले लेके आए 1-1 लाख, 1 लाख ये ले आया, 1-1 ले आया, 3 लाख हो गए। 3 लाख के बावजूद पैसे की कमी पड़ रही है, तो ये जाते हैं बैंक के पास लोन लेने, बैंक के पास चले गए, बैंक के पास गए लोन लेने। अब बैंक वाले कहते हैं भाई लोन नहीं देंगे हम आपको, आपकी नई पार्टनरशिप फर्म है, आपने कुछ काम बिजनेस किया नहीं, तो आपको किस बात का लोन दें। तो ये कहता है मैं यार अमीर हूं, मैं अमीर हूं, कहता आप पैसा मुझसे ही ले लो, लोन पे जो आप बाहर दोगे मुझे दे देना। तो इसने फर्म को लोन दे दी 5 लाख की, एक तरीका इसका ही पैसा है। पर बिजनेस कहता है भाई देखो, पैसे हमको अलग रखो, दोस्ती यारी अलग, पैसा अलग। तो ऐसे ही बिजनेस में होता है, बिजनेस अलग, काम अलग। ऐसा मैंने दिया है आपको 5 लाख, तो मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। अब आई बात इंटरेस्ट की, डिसाइड आपने कुछ किया नहीं था, तो लड़ाई झगड़े होने लग गए भाई कितना मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है सुन भाई, अगर आपने कुछ नहीं डिसाइड किया था तो इस अमाउंट के ऊपर आपको 6% पर एनम, मतलब हर साल 6%, जब तक आप इस अमाउंट को यूज करोगे तो आपको 6% देना पड़ेगा। ये एमसीक्यू में भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, भर भर के। किसमें आ रखा है, भर भर के क्वेश्चन आ रखा है, तो प्लीज इसे हाईलाइट कर लो और इसको चाट जाना भाई। चाट जाओगे क्या मतलब, 6% पर एनम याद रखोगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो मान लो किसी ने बोले 10%, हाँ जब वो एग्री है 10% देने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और पार्टनर से एक्ट में भी आपका लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी दे सकते हो। बट मिनिमम 6% तो आपको देना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो। आगे चल के क्वेश्चन आपके सामने कराऊंगा तब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अरे भैया अभी तो ऐसे ही चल रहे, हाँ ऐसे ही चलेंगे। ये है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा रहता है, तो मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर क्या क्या लिखा रहेगा, सब कुछ A to Z। कैसे, क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा देखो,
डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, नेम लिखे रहेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, एड्रेस पार्टनर का सब कुछ ये मिलेगा। फर्म का नाम क्या है वो मिलेगा, एड्रेस क्या है वो मिलेगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो मिलेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब स्टार्ट करी वो मिलेगा। अच्छा, इसको खोलने के लिए, पार्टनरशिप को खोलने के लिए कैपिटल कितनी जरूरत पड़ी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कौन कितनी कितनी कैपिटल लेके आया, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूट बाई ईच पार्टनर वो लिखा रहेगा। वेदर द कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, मतलब दो तरीके की कैपिटल होती है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग लेके आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, जैसे कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, वो हाँ तुमने लोन दी थी, ये कैपिटल है, लोन और कैपिटल अलग अलग होती हैं दोस्तों, ये लाइनें ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये लाइनें बहुत ध्यान से सुनना, यार भैया ध्यान से सुनना है, सुननी तो पड़ेगी भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड ऑन कैपिटल, अगर अलाउ कर रखा है तो किसमें, पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या इसे अलाउ करेंगे, नो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इट चार्ज बाई ड्रॉइंग, अगर आप पैसा निकालते हो तो फर्म आपसे कहेगी बेटा पैसा लाओ आप पैसा निकाल ले। प्रॉफिट शेयर रेशो, रेशो इन विच प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी द पार्टनर बाय फर्म दिया जाएगा, बट अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो 6% दिया जाएगा। सैलरी दी जाएगी पार्टनर की, अगर है तो अमाउंट ऑफ सैलरी कमीशन एटसेट्रा इफ एग्रीड टू बी पेड, अगर है तो दे देंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड बाय विच गुडविल ऑफ फर्म will be valued at the time of reconstitutions of firm। reconstitutions क्या होता है, मतलब दोबारा से फर्म की रीवैल्यू की जा रही है, क्यों करते हैं बता दूंगा मैं, रीजन बता। डेट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायर, डेथ, तो ये सब चीजें चेंज होती हैं तो फिर वहां वैल्यूएशन भी होगा, दोबारा से एसेट्स निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक पार्टनरशिप डीड में आपने ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा है ना, तो क्या क्या चीजें, हर चीज इंपोर्टेंट होगी, हर चीज गिवन होगी। मान लो एक क्वेश्चन आप इसी टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी बुक का है, मस्त है क्वेश्चन, मान लो पहला क्वेश्चन है। अच्छा, बुक में पहला क्वेश्चन भी होगा का, हाँ हाँ। सपोज दैट, एक एग्जांपल ही आपको करने को मिल रहा है यहाँ पे। सपोज दैट, सॉल्यूशन मिल गया, क्वेश्चन क्वेश्चन यही है एक तरीके से, ये जैसे क्वेश्चन है एग्जांपल, है ना, आ गया क्वेश्चन करने के लिए आपको, अब आपको फील अच्छा होने लगेगा प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो पहले जो मैंने क्वेश्चन डाला है पहले वो देख लेते हैं, फिर थोड़ा इस पे आ जाना एग्जांपल करने पे, पहले देख लो। अगर क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में कई बार, ये कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर नहीं है, एब्सेंस है, कुछ रिटर्न में डॉक्यूमेंट है नहीं, स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, सैलरी क्या करेंगे, पार्टनर को देंगे या नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर देंगे या नहीं देंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करेंगे कि नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करेंगे कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर करेंगे कि नहीं, बाई पार्टनर और टू पार्टनर, यहां डिफरेंस होता है टू और बाई में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं बांध के चलूं कि ये है क्या चीज और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो यहां आराम से एक एक आंसर पढ़ना भाई, इत्मीनान से, ब्रेड से मैं हो गया बोर। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड पूरी नहीं लिखी है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड एंड सैलरी टू द पार्टनर आर प्रोवाइडेड and no salary to the partner provided, hence no salary would be provided to the partner if partnership deed is absent, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। पार्टनर्स को मिलेगा क्या, प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना भाई, देख लेते हैं प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये भी नहीं मिलेगा।
In the absence of partnership deed, provision of Indian Partnership Act 1932 are applied to no interest on the partner's capital. Hence, no interest on partner's capital would be provided to the partner. अगर पार्टनर कैपिटल लेके आते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट देंगे क्या? उसके ऊपर नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उन्हें, खाली प्रॉफिट शेयर का रेशो मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारा इस पे, ये इसलिए मैंने थोड़ा कलर भी डिफरेंट लिया। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी अप्लाइड, thus interest on the loan by the partner would be provided 6%। कितना प्रोवाइड किया जाएगा? 6%। इन द केस एब्सेंस, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो टिक कितना? 6%। काम आएगा भाई? ओके, इतने ही कलर है भाई। In the absence of partnership deed, provision to the Indian Partnership Act would be applied and no interest on drawing, interest on partners drawing is provided, hence no interest on drawing, partners drawing would be provided। No, 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 only एक ही चीज में यस हुआ, यहाँ पे भी क्या आएगा? नो। In the absence of partnership deed, Partnership Act would be applied, no interest on loan to the partner by firm would be charged। एक होता है फर्म ने लोन दे दी, फर्म भी तो दे सकती है पार्टनर को लोन, और लोन दे दी पार्टनर ने फर्म को, ये सिनेरियो है यहाँ पे। तो ये सब मिटाया जाए, गंदा हो रखा है, और इस क्वेश्चन को नोट किया जाए दोस्तों, सॉल्व किया जाए और इसे फील किया जाए, तभी आपको पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर मैं आपको बता दूंगा कैपिटल क्या होती है, ठीक है जी, फर्म क्या होती है। भैया इतनी देर में तो हमें ये चीजें समझ में आ गई हैं। देख लो, अगर आपको समझ में आ गई हैं तो फिर आपके लिए 2 क्वेश्चंस तैयार हैं। तो आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज ये 2 एग्जाम्पल करके लाना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए हैं, होमवर्क है। नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इस क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। धन्यवाद।